Good morning. Our today's topic is transmission system for electrical power. Subject is power 1. ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम जो इलेक्ट्रिकल पावर हमने जनरेट की है जनरेटिंग स्टेशंस पे, जनरेटिंग स्टेशंस लाइक थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन स्टेशंस पे जो हमने इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट की है उसको हमने लोड सेंटर्स तक लेके जाना है। वो जो सिस्टम जिसके थ्रू हम ये इलेक्ट्रिकल पावर को लोड सेंटर तक लेके जाते हैं उसको ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। सो द सिस्टम इन विच bulk power is delivered to the load centers from power stations, that is generating stations, is called transmission system. So here it is a layout of transmission system. At the top you can see it's the generating station. वो कोई भी हो सकता है, वो हाइड्रो पावर प्लांट हो सकता है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, वो थर्मल हो सकता है और एनी, तो डिपेंडिंग ऑन दी सर्टेन कंडीशंस वो जनरेटिंग स्टेशन होगा। तो ये जनरेटिंग स्टेशन पे जो पावर जनरेट हो रही है उसका जो वोल्टेज है डेट इज 11 kV। ये कुछ लिमिटेशन है, हम ज़्यादा हाई वोल्टेज पे ये पावर को जनरेट नहीं कर सकते ड्यू टू सम लिमिटेशन ऑफ द जनरेटर्स लाइक इंसुलेशन एक्सेट्रा। सो एट 11 kV वी आर जनरेटिंग दिस पावर। अब इसको हमने ट्रांसमिट करना है लोड सेंटर्स तक। अब जो यहाँ पे पावर जनरेट हो गई है उसको हमने लोड सेंटर्स तक, कंज्यूमर्स तक लेके जाना है। वो हम 11 kV पे ट्रांसमिट नहीं करेंगे, उसको हम स्टेप अप करेंगे। लाइक हेयर वी कैन सी इट इज 132 kV। ये क्यों स्टेप अप करते हैं दैट वी विल डिस्कस इन कमिंग स्लाइड्स। तो उसको हम स्टेप अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को कम करना। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को बढ़ा देगा, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को कम कर देगा। सो हेयर वी विल यूज स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स। उसने 11 kV को क्या कर दिया? 132 kV में कर दिया, किलो वोल्ट में। सो अब यहाँ पे ट्रांसमिशन होगी, इसको हम प्राइमरी ट्रांसमिशन कहेंगे। जो एट वेरी हाई वोल्टेज वी आर कैरिंग आउट दिस ट्रांसमिशन, सो इट इज द प्राइमरी ट्रांसमिशन। आगे जाके हमने 130 को किस में कर दिया? 33 kV में, ये भी विद द हेल्प ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे ये रिसीविंग स्टेशन होगा उस 33 kV का। तो इसमें हम जो 33 kV है ये हम आगे डिफरेंट एरियाज में बांट देंगे, इसको हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहेंगे। अभी भी ट्रांसमिशन ही है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट इसके बाद आएगा। जो ये ट्रांसमिशन है हम इसको डिफरेंट एरियाज में बांट देंगे, लाइक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बांट देंगे यू कैन से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन। बट ये 33 kV हमारे किसी यूज की नहीं है, अभी इतना हाई वोल्टेज हम कहीं यूज नहीं कर रहे। उसके बाद ये आ गया सब स्टेशन पे। हम वहां पे क्या करेंगे? इस 33 को 11 kV में कन्वर्ट कर देंगे। 11 kV मीन्स 11,000 वोल्ट। तो इसका अब ये आगे सारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू हो जाएगा। यहाँ तक था ट्रांसमिशन सिस्टम 33 kV तक, इसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो हमने यहाँ पे 11 kV किया है, ये 11 kV को हम बिग कंज्यूमर्स या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स या लार्ज कंज्यूमर्स को दे देंगे, ताकि वो 11 kV को अपने ट्रांसफार्मर्स इंस्टॉल करके उनको जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें वो स्टेप डाउन कर दें, क्योंकि दे रिक्वायर लार्ज पावर। तो उसमें हमने 11 kV उनको डायरेक्टली दे दिया, इसको हम कहेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 11 kV हमारे घरों में किसी काम की नहीं है। हमारे घर पे आ रही है 220 वोल्ट, जो कि फेज वोल्टेज है 220 वोल्ट। उसके बाद ये 11 kV गई हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स पे, जो कि आप घरों के कुछ दूरी पे आप देखते हैं ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, पोल पे माउंट होते हैं वो, या फिर फाउंडेशन टाइप भी हो सकते हैं। छोटे ट्रांसफार्मर्स हैं वो क्या करेंगे? वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं, वो क्या करेंगे? इस 11 kV को 11,000 वोल्ट को 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। दिस 415 वोल्ट इज द लाइन वोल्टेज, मींस बिटवीन टू फेजेस, दिस इज द वोल्टेज 415। तो ये फिर आगे ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। इसके बाद ये हमारे घरों में आ जाएगी 415 वोल्ट विच इज द फेज वोल्टेज, सॉरी विच इज द लाइन वोल्टेज। अब इसके बाद हम एक फेज और एक न्यूट्रल उठा लेंगे जिसका वोल्टेज होगा 220 वोल्ट, इसको हम कहेंगे फेज वोल्टेज, जो कि हम घरों में एज अ सिंगल फेज सप्लाई यूज कर रहे हैं। दिस इज द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। So here are various stages of transmission system. This we already discussed. First one is generating station. So power is generated at the level of 11 kV. It is then stepped up to 220 kilovolt for primary transmission purpose.
Then the primary transmission, it is carried out at high voltage, as we have already seen. There in the layout we have seen it, it was 132 kV, but here we have written 220 kV. It is then transmitted. So it is a three-phase, three-wire system because we don't require any neutral at this point of time. Then is a secondary transmission. Then the voltage, that is 220 kV, is stepped down to 33 kV by step down transformers, which is then transmitted to various regions. So that will be the secondary transmission. Then the distribution part. First one is primary distribution. The voltage is further stepped down to, from 33 kV, it is stepped down to 11 kV by step down transformer, which is then distributed to large consumers like industries, etc. So this will be the primary distribution. Then the secondary distribution, जैसे कि हमारे घरों में आ रही है, that will be the secondary distribution. इसमें क्या है, जो distribution transformers हैं वो 11 kV को 415 volts, here we have written 400 volt में convert कर देंगे by using distribution transformers. जो secondary distribution है वो 3 phase 4 wire system से होगी, क्योंकि इसमें जो 4th wire है वो neutral है, क्योंकि आगे जो स्मॉल कंज्यूमर्स हैं जैसे रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं वहाँ पे हमें न्यूट्रल का रिक्वायरमेंट है. सो जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है इट विल बी कैरिड आउट बाय 3 phase 4 वायर सिस्टम. इट विल बी टू द स्मॉल कंज्यूमर्स लाइक रेजिडेंशियल एरियाज. Now what are the advantages of high voltage AC transmission? Why we need to step up the voltage which has generated at the power stations from 11 kV to 132 or 220 or 400 kV? Why we require it? First is to reduce the cost of conductor. Now the formula for power for three-phase system is P is equal to 3 into 3 is for 3 phases, 3 into V into I into power factor, means power is equal to voltage into current into 3 for 3 phases. So here you can see that I is equal to P divided by 3V. So I is inversely proportional to voltage for same power. Power will be the same. जो जनरेटिंग स्टेशन पे जनरेट हुई है वही कंज्यूमर्स तक आएगी. पावर विल बी द सेम. इसका मतलब जो आई है, जो करंट है, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. अब हमने स्टेप अप कर दिया वोल्टेज को हमने स्टेप अप कर दिया 11 kV से 132 kV 220 kV ऐसा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली करंट रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. तो जो कंडक्टर का साइज होता है, जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जो डायमीटर होता है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना करंट कैरी कर रहा है. तो हमने वोल्टेज को इंक्रीज करके स्टेप अप करके हमने करंट को रिड्यूस कर दिया, पावर उतनी ही है, तो इससे क्या होगा, जो साइज ऑफ द कंडक्टर हमें चाहिए वो बहुत कम हो जाएगा. तो इसीलिए बाय यूजिंग हाई वोल्टेजेस वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ द कंडक्टर. सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई वोल्टेजेस फॉर AC ट्रांसमिशन. Then is the increased transmission efficiency. Now we know that current is inversely proportional to voltage. By increasing the voltage, we are reducing the current. Therefore, जो I square R losses हैं, जो कि copper losses हैं, I square R. I is current and R is the resistance of the conductor. रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर तो कांस्टेंट रहेगा. हम कौन सा कंडक्टर यूज कर रहे हैं, हम कॉपर का यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का कर रहे हैं, वो आर सेम रहेगा. इट मींस जो लॉसेस हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, करंट के स्केयर पे. हमने वोल्टेज को इंक्रीज करके करंट को रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब हमने साथ के साथ क्या रिड्यूस कर दिया, लॉसेस को भी रिड्यूस कर दिया. लॉसेस रिड्यूस हो गए, इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम. सो ये सेकंड एडवांटेज है हमने वोल्टेज को स्टेप अप करने का. देन थर्ड वन इज द इम्प्रूव्ड वोल्टेज रेगुलेशन. अब क्या है, वोल्टेज ड्रॉप होगा कंडक्टर में. जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किसके बराबर होगा, V इज इक्वल टू R इंटू आई. वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंटू करंट. अब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर तो सेम है जो हमने यूज किया है, कि जो कंडक्टर का मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस. तो हमने करंट को रिड्यूस कर दिया, तो इट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. इट मीन्स बाय रिड्यूसिंग द करंट वी आर रिड्यूसिंग द वोल्टेज ड्रॉप. Therefore the voltage regulation will be improved. Voltage regulation क्या है ये हम आगे पढ़ लेंगे. ये basically the difference of the receiving end voltage and the difference between the sending end voltage to the receiving end voltage. तो वो क्या है, इसमें improve होगा क्योंकि हमने voltage drop को decrease कर दिया by reducing the current. अब disadvantages of high voltage transmission.
कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। हम हाई वोल्टेज तो कर लेते हैं 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, 750 केवी, हम ये स्टेप अप तो कर रहे हैं, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, ये हमने इंसुलेटर्स लगाए हैं किसमें, टावर के बीच और कंडक्टर के बीच। हम कंडक्टर को डायरेक्टली टावर के साथ अटैच नहीं कर सकते बिकॉज कंडक्टर इज द लाइफ पार्ट, तो इनको दोनों को हमने इंसुलेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटर्स। अब हमें इंसुलेशन कितनी चाहिए वो डिपेंड करती है वोल्टेज पे। हमने हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ड्यू टू दिस हमें इंसुलेशन भी ज़्यादा चाहिए। तो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि हमें इंसुलेशन ज़्यादा चाहिए। फॉर हाई वोल्टेजेस द इंसुलेशन रिक्वायर्ड बिटवीन कंडक्टर एंड द टावर इज मोर। उसके बाद हाई टावर्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर हमने हाई वोल्टेज को यूज़ किया है तो हमें इंसुलेशन फ्रॉम द ग्राउंड भी ज़्यादा चाहिए। जो ग्राउंड पे क्या है, ह्यूमंस भी हैं, तो हमें इंसुलेशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द ग्राउंड ज़्यादा चाहिए, तो हमें जो हाई टावर्स हैं उनका रिक्वायरमेंट रहेगा। देन द लार्जर क्रॉस आर्म्स। क्रॉस आर्म्स क्या है, जिसपे हमने कंडक्टर को जो कंडक्टर को कैरी कर रहा है, क्योंकि कंडक्टर और टावर के बीच में भी हमें एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए, अदरवाइज ये टावर है वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो उसमें हमें लार्जर क्रॉस आर्म्स चाहिए, क्योंकि हमने वोल्टेज लेवल को बढ़ाया हुआ है कंडक्टर्स के, सॉरी करंट के हमने वोल्टेज लेवल को बढ़ाया हुआ है बिकॉज वी हैव स्टेप्ड अप द वोल्टेज देयर एट द जनरेटिंग स्टेशंस, तो वो भी हमें ज़्यादा चाहिए, तो हमें लार्जर क्रॉस आर्म्स विल बी रिक्वायर्ड, जिससे हमें जो स्टील टावर का मटेरियल है वो भी हमें ज़्यादा चाहिए होगा। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम। देन इज अ सिलेक्शन ऑफ इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज। हमें कैसे पता लगेगा हमने 11 केवी पे ट्रांसमिशन करनी है या 33 केवी पे करनी है, 66 पे करनी है, या फिर 132 पे करनी है, 220 पे। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो V इज इक्वल टू 5.5 देन अंडर द रूट 0.62 इंटू L। L क्या है, हमने कहाँ तक ट्रांसमिशन करनी है, लाइक यहाँ पे एक पावर स्टेशन है, समझो हमने 10 किलोमीटर तक हमारा लोड सेंटर है, हमने 10 किलोमीटर पे भेजना है, तो हम L की जगह आ जाएगा 10 देन प्लस 3P डिवाइडेड बाय 100। P क्या है, जो हम पावर जनरेट कर रहे हैं पर फेज, जो हमने डिलीवर करनी है। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। सो अकॉर्डिंग टू दी जो लेंथ ऑफ द लाइन है, कहाँ तक हमने ट्रांसमिशन करनी है, उसके हिसाब से हमारा ये वोल्टेज निकल के आ जाएगा। हमने कितनी वोल्टेज पे हम इकोनॉमिकली ट्रांसमिट कर सकते हैं वोल्टेज को, हमें कितना स्टेप अप करने की जरूरत है। सो दिस इज द फॉर्मूला। देन व्हाट इज स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ AC में होता है। इन DC इनडायरेक्ट करंट देयर विल बी नो स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट होता है ड्यू टू द इंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और DC में इंडक्टेंस या कैपेसिटिव इफेक्ट नहीं होता। सो टेंडेंसी ऑफ द AC करंट का जो क्षमता है, टेंडेंसी है उसकी कि उसने सिर्फ सरफेस पे कंडक्टर की ये आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है कंडक्टर का, उसका साइड व्यू है, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है सिर्फ उसकी साइडों से करंट आप फ्लो करता देख रहे हैं। जो बीच बीच वाला एरिया है वायर का, उसमें बहुत ही कम करंट जा रहा है, यहाँ पे मतलब इट इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंडक्टर। तो जो मेनली करंट है दैट विल बी कंसंट्रेटेड एट द आउटर पार्ट, एट द पेरिफेरीज ऑफ द कंडक्टर। So this is the skin effect. In DC there is no skin effect. This is due to the inductance of the conductor. कौन से फैक्टर स्किन इफेक्ट को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी द इंडक्टेंस, जो इंडक्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी सिस्टम का इंक्रीज होता जाएगा, सो हियर वी हैव 50 हर्ट्ज, इट इज फिक्स्ड, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता जाएगा स्किन इफेक्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा। डायमीटर, जैसे जैसे कंडक्टर का डायमीटर बढ़ता जाएगा स्किन इफेक्ट बढ़ता जाएगा। एंड द टाइप ऑफ मटेरियल, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? एक तो ये है कि हम हॉलो कंडक्टर्स, खाली कंडक्टर्स यूज कर लें, क्योंकि बीच में से तो जो सेंट्रल पार्ट है उसमें से तो करंट ने जाना नहीं, हम सिर्फ हॉलो कंडक्टर यूज कर रहे हैं, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, हमारा मटेरियल भी बच रहा है। दूसरा है ACSR कंडक्टर्स यूज करें, जो कि हम मैक्सिमम वही यूज कर रहे हैं। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसका जो सेंट्रल पार्ट है कंडक्टर का वो हम स्टील का बना देते हैं ताकि कंडक्टर को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती रहे,
और जो आउटर पार्ट है वो हम एल्यूमिनियम कंडक्टर्स बना देते हैं। एल्यूमिनियम इज़ वेरी गुड कंडक्टर, हम एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स यूज़ करते हैं। तो जो आउटर पार्ट है वो हम एल्यूमिनियम के बना देते हैं, सेंट्रल पार्ट हम स्टील का बना देते हैं ताकि उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता रहे। स्टील इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम जो सेंट्रल पार्ट है वो स्टील का, आउटर पार्ट एल्यूमिनियम का। सो दिस विल बी ACSR conductor, aluminium conductor, steel reinforced. By this we can reduce the skin effect. Then is the transpositioning of conductors. ट्रांसपोजिशनिंग क्या, अब 3 फेज है हमारे पास, लाइक हेयर 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, और यू कैन से RYB फेजेस। तो जो पहला कंडक्टर है हमने कुछ जैसे समझो 9 किलोमीटर की लेंथ पे जाना है, इन कंडक्टर्स ने 9 किलोमीटर है स्पैन है जो, तो हम 3 किलोमीटर के बाद उसका पोजीशन कर देंगे सेकंड नंबर पे, फिर 3 किलोमीटर के बाद उसका थर्ड पे। मींस उसने पहले 3 किलोमीटर पे जो ए कंडक्टर है उसने फर्स्ट पोजीशन ली, अगले 3 किलोमीटर पे उसने सेकंड पोजीशन ली एंड अगले 3 पे उसने थर्ड पोजीशन ली। ऐसे ही कंडक्टर बी है जो सेकंड है, उसने पहले 3 किलोमीटर में फर्स्ट पोजीशन ली, देन अगले 3 में उसने थर्ड पोजीशन एंड देन अगले 3 में उसने फर्स्ट पोजीशन। देन इज द कंडक्टर सी, उसने फर्स्ट 3 किलोमीटर्स में थर्ड पोजीशन, देन नेक्स्ट 3 फर्स्ट पोजीशन एंड देन नेक्स्ट 3 सेकंड पोजीशन। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन 3 फेज ट्रांसमिशन सिस्टम, जो 3 फेज ट्रांसमिशन सिस्टम है हम यहाँ पे देख रहे हैं RYB 3 फेज है। तो इसमें क्या है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, जो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस है कंडक्टर्स की वो तीनों की अलग अलग होगी, वो सेम नहीं रहेगी। इन 3 फेज ट्रांसमिशन सिस्टम द रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ ईच फेज विल बी डिफरेंट, क्योंकि जो उनका स्पेसिंग है फ्रॉम द ग्राउंड वो डिफरेंट है, और जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है स्पेस पे, स्पेस बिटवीन द ग्राउंड एंड द कंडक्टर। तो if the conductors of 3 phases are spaced irregularly, this result in different voltage drops in the 3 phases and different line voltages at receiving end, जो कि फिर जो हमारा रिसीविंग एंड पे हमें वोल्टेज मिल रहा है वो हमें अलग अलग मिलेगा, जो लाइन वोल्टेज है वो तीनों का अलग होगा। सो दिस अनबैलेंसिंग इफेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ इरेगुलर स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर्स कैन बी अवॉइडेड बाय ट्रांसपोजिशनिंग। अब क्या है, हमने जितना स्पैन है, जैसे हमने यहाँ पे 9 किलोमीटर कहा, उसके हम 1/3 पे वो एक पोजीशन लेगा, 1/3 पे सेकंड एंड 1/3 पे थर्ड। तो इसमें तीनों का जो स्पेसिंग है वो एक तरह से कांस्टेंट, मतलब तीनों का सेम रहेगा। So by transpositioning, each conductor attains all the 3 positions for 1/3 of the total length of the line. इससे क्या होगा, हर एक कंडक्टर ने हर पोजीशन ले ली है at the span of 1/3 of the line. इससे क्या होगा, हमारे जो पैरामीटर्स हैं इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, they will be same for all the 3 phases. So this is transpositioning of conductors. Now the main components of overhead lines. First is the line support. लाइन सपोर्ट की जिसपे हम इंसुलेटर लगाएंगे, इंसुलेटर के साथ हम कंडक्टर को अटैच करेंगे। सो ये पोल्स भी हो सकते हैं, टावर्स भी हो सकते हैं। इनका क्या फंक्शन है, इनका कि कंडक्टर्स को एक सुटेबल हाइट पे रखना फ्रॉम द ग्राउंड। फिर आगे कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या हैं, ये इलेक्ट्रिकल पावर को सेंडिंग एंड स्टेशन से रिसीविंग एंड स्टेशन तक लेके जाएंगे। कंडक्टर शुड बी द गुड इलेक्ट्रिकल कैरियर्स। देन द इंसुलेटर्स, ये क्या करेंगे, लाइन सपोर्ट को कंडक्टर से इंसुलेट करेंगे। सो हियर यू कैन सी द डायग्राम। सो इट इज अ स्टील टावर, यहाँ पे क्रॉस आर्म्स हैं, फिर क्रॉस आर्म्स के साथ हमने इंसुलेटर्स लगा रखे हैं, इंसुलेटर्स के साथ लगी हुई है हमारा कंडक्टर्स हैं। फिर देन एट द टॉप यू कैन सी अर्थ वायर विल शील्ड द कंडक्टर्स फ्रॉम द लाइटनिंग। ये बिल्कुल टॉप वाली जो वायर होगी ये अर्थ वायर होगी, ये बिल्कुल बेयर कंडक्टर होगा। एट दी मोर ओवर बेयर तो है, ये किसी इंसुलेटर के साथ अटैच नहीं होगा, ये एज इट इज डायरेक्टली अटैच होगा टावर के साथ, ताकि ये सीधा जो भी कोई इस पे हाई वोल्टेजेस आएंगी वो सीधा इसको अर्थ कर दे, क्योंकि जो फुट है टावर का, जो फुटिंग ऑफ द टावर है दैट इज वेल अर्थ, वेल ग्राउंडेड। सो वो उसको सारे जो ओवर वोल्टेजेस हैं इट विल बी ग्राउंडेड थ्रू द टावर। सो टॉप वायर इज द अर्थ वायर, इट इज टू शील्ड द कंडक्टर्स एज वेल एज टावर फ्रॉम द
lightnings. Then are the cross arms. So as you have seen in the picture, they provide support to the insulators. Then the earth wire, it is run on the top of the tower to protect the line against lightning discharge. Then the lightning arresters. Lightning arresters, their function is same as that of the earth wire, but they provide better protection. So lightning arrester, they also discharge the excessive voltage due to lightning to the earth. They are connected in parallel with the line. Then is the barbed wire. Here you can see it's the barbed wire. It is wound around some portion of the pole. Basically it is the anti-climbing device, ताकि कोई इसके ऊपर कोई ह्यूमन ना चढ़ सके. सो हम इसको टावर्स को जहाँ यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स पड़े हैं वहाँ पे हम ये बार्ब्ड वायर लगा देते हैं. इट वर्क्स एज एन एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस. Then different types of insulators. First is pin type insulator. Here you can see pin type insulator. ये क्रॉस आर्म पे पिन टाइप इंसुलेटर लगा हुआ है. ये पोर्सलिन का बना हुआ है. इसके जो टॉप पे आप ग्रूव देख रहे हैं, यहाँ से कंडक्टर जाएगा और इसको हम एल्यूमिनियम या कॉपर की वायर से बांध देंगे उस कंडक्टर को इस इंसुलेटर के साथ, और फिर विद द हेल्प ऑफ अ पिन इसको हम क्रॉस आर्म पे लगा देंगे विद द हेल्प ऑफ ए nut and bolt, and this pin will get attached to the cross arm of the pole. So it is used up to 33 kV. उसके बाद अगर हम 33 kV के बाद इसको यूज करेंगे, ये बहुत बल्कि और अनइकोनॉमिकल बन जाएगा, बहुत ही बड़ा इंसुलेटर बन जाएगा, तो हम 33 के बाद इसको प्रेफर नहीं करते. बेसिकली दे आर यूज्ड अप टू 11 kV in maximum cases, but we can use pin type insulators up to 33 kV. So this is pin type insulator made up of porcelain. Then is a shackle type. It is also made up of porcelain. ये हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो हमारे घरों के बाहर लाइंस जा रही हैं, जो कि यू कैन से 415 वोल्ट की हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, वो हम वहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं शैकल को. सो शैकल को हम ऐसे लगाते हैं क्रॉस आर्म पे, और इसके जो ग्रूव्स हैं यहाँ से कंडक्टर जाएगा और इसको भी हम बाइंडिंग वायर की हेल्प से, जो कि एल्यूमिनियम और कॉपर का होगा, वो ग्रूव में हम कंडक्टर को फिक्स कर देंगे. सो शैकल टाइप इंसुलेटर्स आर यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस. Conductor is passed through the shackle insulator and is tied along the groove with the binding wire. Then is the suspension type. अब इस सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में हम नंबर ऑफ डिस्क यूज करते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ डिस्क. एक डिस्क का जो रेटिंग है वो 11 kV होता है. अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो हाई वोल्टेजेस हैं 33 kV के बाद जो वोल्टेजेस हैं, हम उसके लिए कोई एक इंसुलेटर यूज करें, बहुत ही बल्कि हो जाएगा वो. तो इसलिए हमने डिस्क बना दी है जो कि 11 kV की एक है. तो अगर 33 kV का ये कंडक्टर है, 33 kV वोल्टेज है इस कंडक्टर में, तो हमें 3 डिस्क लगानी है. 11 + 11 + 11 इट विल बी 33 kV. तो 3 डिस्क लग जाएंगी. सो अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज ऑफ द सिस्टम हम नंबर ऑफ डिस्क वी कैन add on. So the insulators which is used above 33 kV, so they are preferred, they consist of number of porcelain disc. Each disc rating is 11 kV. It is connected in the form of a string, as you can see in this diagram, in the form of a string, and then connected by metal links, and in the lower end the conductor is attached. Then is a strain type. अगर हम सस्पेंशन टाइप, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, सस्पेंशन को हम वर्टिकली यूज कर रहे हैं तो वो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हो गया. अगर हम नंबर ऑफ डिस्क को हॉरिजॉन्टली यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये पोजीशन इट इज शोन हियर इन दिस डायग्राम, तो देन दे विल कॉल्ड स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर. तो इसको हम जैसे डेड एंड्स पे, कि उसके बाद लाइन ने नहीं जाना, डेड एंड्स पे हम यूज करते हैं, या फिर कोई शार्प कर्व आ गया तो वहां पे हम जो डिस्क हैं हम उसको हॉरिजॉन्टली यूज करते हैं. सो ये इनको हम कहते हैं स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स. सो दीज आर द असेंबली ऑफ डिस्क्स हॉरिजॉन्टली. देन इज द स्टे टाइप इंसुलेटर. ये स्टे वायर पे यूज करते हैं. जैसे कोई भी पोल है, हमने उसको सपोर्ट देना है, हम एक वायर यूज करते हैं स्टे वायर, जिसको हम अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं उस पोल को सपोर्ट देने के लिए.
तो उस वायर को, क्योंकि वो आगे जो वायर है, जो उसका लोअर पार्ट है वो ह्यूमन के कांटेक्ट में भी है, वो एनिमल्स भी हैं वहाँ पे, तो उसको हम इंसुलेट करने के लिए अपर पार्ट से हम ये स्टे इंसुलेटर यूज करते हैं। सो इट इज टू क्रिएट इंसुलेशन बिटवीन द पोल एंड द स्टे वायर। इसको हम एग टाइप इंसुलेटर भी कहते हैं। देन द लाइन सपोर्ट्स। सो लाइन सपोर्ट क्या हो सकती है, वो पोल्स हो सकते हैं, वो टावर्स हो सकते हैं। तो दे शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। वो मैकेनिकली स्ट्रांग होने चाहिए, उनकी लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, और उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होना चाहिए, एंड दे शुड बी लाइट इन वेट ऑल्सो। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन सपोर्ट्स. These are types of line supports. First one is wooden poles. They are obsolete, they are outdated, they are not used these days. So wooden poles, you can see this is wooden pole, and here the cross arm, then the insulator is attached to the cross arm, then the conductor. So they are the cheapest, easily available. They are used for distribution purposes, not for transmission systems. So short spans about 60 meters. Span means दो जो पोल्स हैं, जो टू पोल्स हैं, उनमें कितना डिस्टेंस हो सकता है। तो इनका जो वुडन पोल्स का, ड्यू टू देयर लेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, देयर span is short up to 60 meters. Their use is usually limited up to 22 kV. इसके बाद हम wooden poles नहीं use करते। Next is RCC poles. So they are concrete poles. They are used up to 33 kV. Their appearance is good, requires no maintenance, long life, strong. Basically, they have longer spans. In wooden, we have seen the span was 80 meter. Now, for RCC, we can use spans for 80 to 200 meters. Then the steel poles, they have greater mechanical strength. They have longer spans up to 200 meter. Here it is long up to not up to 80 meter. It is for wooden poles. But for steel poles, it will be up to 200 meter. Cost is higher and long life than wooden poles. Steel towers. So for transmission, steel towers are used, as you are seeing in this picture. So transmit power at high voltages over long distances. They have greater mechanical strength, long life, and for longer spans they can be used. Then is what is corona effect. When the voltage between the conductor of an overhead line exceeds the disruptive critical value, a hissing noise with the violet glow appears. This phenomena is called corona. मीन्स जब दो कंडक्टर्स हैं, उनके बीच में जो एयर है, जो दो कंडक्टर हैं, बिकॉज दे आर बेयर कंडक्टर्स इन ओवरहेड लाइंस, दे आर बेयर कंडक्टर्स, उनके बीच में जो एयर है वो इंसुलेशन का काम करती है। जैसे अगर उनका जो वोल्टेज है वो हाई होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा सिस्टम का, 220 kV तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 220 kV से कम कोरोना इफेक्ट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बट आफ्टर 220 kV जो कोरोना इफेक्ट है, इट इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट। तो उसके बाद क्या होगा, ये एयर है वो कंडक्ट करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से हिसिंग नॉइस है वो आएगी विद अ वायलेंट ग्लो अपीयर्स। ये जो फिनोमिना है इन हाई वोल्टेज सिस्टम्स, इन अल्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम्स, इनफैक्ट दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कोरोना। अब कौन से फैक्टर्स कोरोना को इफेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर, क्योंकि जितना डेंसिटी एयर का ज़्यादा होगा उतना कोरोना इफेक्ट ज़्यादा होगा, उतना एयर ज़्यादा कंडक्ट करेगी बिटवीन दी कंडक्टर्स। उसके बाद स्पेसिंग बिटवीन दी कंडक्टर्स, जितना कम स्पेस होगा कंडक्टर्स के बीच में उतना ज़्यादा कोरोना इफेक्ट होगा। सो कोरोना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्पेसिंग बिटवीन दी कंडक्टर्स। देन द लाइन वोल्टेज, 220 के बाद इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट इफेक्ट, सो कोरोना इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वोल्टेज। उसके बाद कंडक्टर साइज, कोरोना डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डायमीटर। जैसे जैसे कंडक्टर का डायमीटर बढ़ता जाएगा कोरोना इफेक्ट डिक्रीज होता जाएगा, बिकॉज जो वोल्टेज ग्रेडियंट होगा सरफेस पे कंडक्टर की वो कम होगा। जैसे ही वोल्टेज ग्रेडियंट कम होगा तो जो एयर है उसके आसपास वाली वो कम कंडक्टिंग होगी, जिसकी वजह से कोरोना इफेक्ट इज डिक्रीज्ड। अब इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? मेथड्स टू रिड्यूस कोरोना इफेक्ट, पहला तो है बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज। वो कैसे कर सकते हैं? ACSR कंडक्टर्स विद लार्जर क्रॉस सेक्शंस वी कैन यूज इन ट्रांसमिशन लाइंस एंड वी आर यूजिंग दीज, सो उससे कोरोना इफेक्ट कम होगा।
कंडक्टर्स के बीच में हम स्पेसिंग बढ़ा दें, पर उसका भी कुछ लिमिटेशन है, हम ज़्यादा स्पेस नहीं बढ़ा सकते, उससे हमें जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बड़ा चाहिए, जिससे कॉस्ट भी एड ऑन होगा। बट दिस इज अ मेथड टू डिक्रीज द कोरोना, वी कैन इंक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज सैग। अब ये आप दो पोल्स देख रहे हैं, इनके बीच में ये कंडक्टर अटैच है। ये बिल्कुल टाइटली नहीं बांधा होता, थोड़ी सी हम सैग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो ये जो सैग है, so it is a difference in level between the point of support and the lowest point on the conductor. This is known as sag. This shape is known as catenary shape. Then is the importance of sag. Means कौन से factors को ये sag affect करेगा. First is the tension in conductor. एक important point ये है कि tension है जो conductors में वो काफी depend करेगी sag पे, हमने कितना sag छोड़ा है. So proper जो amount of sag है, it should be provided to permit the safe tension in the overhead line. And second is the height of tower. Height of the tower किस चीज़ पे depend करेगी कि डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द ग्राउंड, अगर हम ज़्यादा सैग प्रोवाइड कर देंगे तो हाइट ऑफ द जो टावर है वो बढ़ जाएगी, हमें ज़्यादा हाई टावर यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसीलिए हमें प्रॉपर सैग देना बहुत ज़रूरी है कंडक्टर में, ताकि जो टावर्स की हाइट है वो भी प्रॉपर रहे और जो टेंशन इन द कंडक्टर्स है इट शुड बी प्रॉपर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैग, एक द वेट ऑफ द कंडक्टर, वेट के कारण सैग बढ़ेगा। लेंथ ऑफ द स्पैन, जितना दो पोल्स में डिस्टेंस होगा उसकी वजह से भी जो सैग है वो बढ़ेगा, जितना ज़्यादा होगा उतना सैग ज़्यादा होगा। सो टेम्परेचर पे भी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सैग बढ़ेगा। ओके, सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ सैग फॉर्मूला। नाउ ए और बी पे दो पोल्स हैं, इनके बीच में ये कंडक्टर अटैच है, वो इस कंडक्टर का यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है सैग का। सो दिस इज द सैग बिटवीन ए एंड बी। तो हमने कैलकुलेशन करने का जो सैग का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है ओपी। ओपी पे दो तरह की फोर्स लगेगी, एक तो वेट ऑफ द कंडक्टर, ओपी का वेट है जो वो है डब्ल्यू एक्स। जो डब्ल्यू है यहाँ पे वो वेट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ है। तो हमने जो ओपी का डिस्टेंस है दैट इज एक्स, हमने डब्ल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वेट ऑफ द कंडक्टर आ गया ओपी का। ये डब्ल्यू एक्स इज द वेट ऑफ द ओपी पार्ट ऑफ द कंडक्टर, ये बिल्कुल सेंटर पे लगेगा डब्ल्यू एक्स। उसके बाद सेकंड फोर्स है वो है टेंशन, वो लगेगी एट पॉइंट ओ। अब ये टेंशन का जो डिस्टेंस है पी से दैट इज वाई, सो टी इंटू वाई इज द टेंशन इन द कंडक्टर। इन दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट कर देंगे। सो टी वाई इज इक्वल टू जो टेंशन है उसका जो डिस्टेंस है पी से दैट इज वाई, और जो डब्ल्यू एक्स का डिस्टेंस है पी से दैट इज एक्स बाय टू। सो वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू टी। वाई हमने देखा उस स्लाइड में, y इज इक्वल टू बेसिकली s sag। सो हमने x इज इक्वल टू x है जो वो है हमारा l बाय टू। देन वी विल पुट दीज वैल्यूज y इज इक्वल टू s एंड x इज इक्वल टू l बाय टू इनटू द फॉर्मूला। सो s इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाय 8t। सो ये sag का फॉर्मूला है। W इज द where s is the sag, W is the weight of the conductor per unit length and L is the length of the conductor, जो कि span में लेंथ था A और B के बीच में, that is the L. So T is the tension. So ये sag का फॉर्मूला है, S is equal to WL square divided by 8T. Then what is bundled conductor? जब हम एक फेज पे एक से ज़्यादा कंडक्टर को यूज़ करते हैं उसको बंडल कंडक्टर कहते हैं। हम दो कंडक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। हम तीन भी कर सकते हैं ट्राइंगल की शेप पे, हम स्क्वायर की शेप में हम चार कंडक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम एक फेज पे एक से ज़्यादा कंडक्टर्स यूज़ करते हैं तो उसको हम बंडल कंडक्टर्स कहते हैं। So use of multiple conductors per phase, it is known as bundled conductor. It will decrease the voltage gradient in the vicinity of the line. इसमें क्या हो गया, एक तरह से हमने कंडक्टर का साइज बढ़ा दिया, एक तो वोल्टेज ग्रेडियंट कम हो गया, उसकी वजह से हमारा कोरोना इफेक्ट भी रिड्यूस हो गया।
So thus reducing the possibility of corona. Each phase consists of 2, 3 or 4 conductors spaced short distance apart and metally connected by spacers. तो स्पेसर से हमने अगर दो यूज कर रहे हैं उनके बीच में एक सिंपल स्पेसर है, ट्राइंगल टाइप स्पेसर अगर हम 3 कंडक्टर यूज कर रहे हैं, स्क्वायर टाइप स्पेसर अगर हम 4 कंडक्टर्स यूज कर रहे हैं. सो दिस इज बंडल्ड कंडक्टर टू रिड्यूस कोरोना इफेक्ट. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला तो यही है रिडक्शन ऑफ कोरोना लॉस एंड सेकंड इज मिनिमाइज द इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट. जो क्योंकि वोल्टेज ग्रेडियंट कम हो गया तो जो साथ में जो कम्युनिकेशन सर्किट्स हैं उनसे भी इनका जो इंटरफेरेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा. एंड देन लास्ट वन इज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम. Then is a voltage regulation. As we talked about the voltage regulation earlier also, कि जो हम हाई वोल्टेज पे वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं उसका एक एडवांटेज था कि इट इम्प्रूव्स द वोल्टेज रेगुलेशन. अब वोल्टेज रेगुलेशन है क्या? जब भी ट्रांसमिशन लाइन कुछ भी करंट डिलीवर करती है लोड को तो जो रास्ते में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, V इज इक्वल टू R इंटू आई. तो वो वोल्टेज ड्रॉप होता है ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन एंड ड्यू टू द करंट going through this. तो the result is that the receiving end voltage जो VR है receiving end पे जो हमें voltage मिलती है वो generally less होती है sending end voltage से WS. तो इसी जो drop है, जो ये drop है VS minus VR, ये expressed in the percentage of receiving end means VR की percentage में अगर हम इसको represent कर दें VS minus VR divided by VR into 100, so this is voltage regulation. अगर VS VR के बराबर हो गया तो वोल्टेज रेगुलेशन 0 होगी, बट ऐसा ये बिल्कुल परफेक्ट केस नहीं होगा. कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होगा तो हमने इसको रिड्यूस करना है तभी वो अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन माना जाएगा. हमने इसको कम से कम ये जो डिफरेंस है रिसीविंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड वोल्टेज पे ये हमने कम से कम करना है. तो दैट विल बी द वोल्टेज इम्प्रूव्ड वोल्टेज रेगुलेशन. थैंक यू.